अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स ऑन अनअकैडमी। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद और आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जल्दी से सभी आप सभी लाइव आ जाए स्टूडेंट्स, ताकि हम ये बहुत ही फ्रूटफुल सेशन को एंजॉय कर सकें और कुछ इस फ्रूटफुल सेशन से हम हासिल कर सकें। ओके, am I audible and visible to all of you? Please confirm me first students। क्या आप सभी मुझे देख और सुन पा रहे हैं? Very good afternoon to all of you, Pooja, Kiran, Amina, everybody. Very good afternoon to each and everyone on this precious platform, Unacademy. ओके, शुरू करते हैं आज की क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे मॉक टेस्ट पेपर 1 से जुड़े हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट योर एजुकेटर। सो आई एम योर एजुकेटर ज्योति तिवारी मैम, जो आपको एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 पढ़ाती हैं। इसी के साथ साथ मेरा पेपर 2 हिस्ट्री है एंड दिस इज माय टाइमिंग। एज यू कैन सी हियर, डेली इस टाइमिंग पर हमारी क्लास कंडक्ट की जाती है। मोर देन 4 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है। परफेक्ट स्टडी पार्टनर है अनअकैडमी आपके लिए, जहाँ पे आप बहुत सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। प्लस और आइकॉनिक बैचेस आपको ऑफर किए जाते हैं और जब भी आप सब्सक्रिप्शन लो, अगर आपको चाहिए मैक्सिमम डिस्काउंट अनअकैडमी पर, तो JT नेट कोड कैपिटल लेटर में जरूर अप्लाई करें। दिस इज माई प्रोफाइल एट अनअकैडमी एप्लीकेशन। फ्री क्लासेस मेरी डेली एप्लीकेशन पर 6:50 PM पर कंडक्ट की जाती है एंड इट इज टोटली फ्री। ये फ्री क्लास होती है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके समक्ष, इसको सॉल्व करें। वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। ये सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए एंड लेट्स सी। ओके, हिंदी में देख लीजिए। ओके, आई होप आप सभी ने देख लिया हो क्वेश्चन। वेरी गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरीवन। यहाँ पे पूछा है रिसर्च डिजाइन और वहां पे किस चीज पे आप अप्लाई करते हो उस रिसर्च डिजाइन को, ये कहा गया है। फोर्थ ऑप्शन विल बी आवर राइट ऑप्शन। सैम्पलिंग डिजाइन कैन बी प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी रिसर्च सैम्पलिंग। ओके, सैम्पलिंग डिजाइन मीन्स कि जब एक रिसर्चर रिसर्च करता है, वो कैसी सैम्पलिंग को चूज करना चाहता है। इट कैन बी प्रोबेबिलिटी एज वेल एज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिजाइन। क्लियर? स्टैटिस्टिकल डिजाइन क्या होता है? एक तरह का प्री प्लान डिजाइन होता है। ठीक है, प्री प्लान डिजाइन फॉर एनालिसिस। Observational design, it is a structured or well thought out instrument for collection of data. And there is operational design, it is the advanced decision about the operational procedure. So fourth option will be our right option. Okay, next question. You have 15 seconds. Hurry up. Each and everyone. The kind of sample that is simply available to the researcher by virtue of its accessibility is known as what? It will be convenience sampling। यानी कि रिसर्चर क्या कर रहा है, अपनी कन्वीनियंस के आधार पे जो चीज उसे आसानी से उसके पास मौजूद है, उपलब्ध है, वो उसको आप कह रहे हो उसको यूज कर रहा है अपनी रिसर्च में। तो इट विल बी कन्वीनियंस सैम्पलिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक रिसर्चर है जो कि मान लो कि लखनऊ में रहता है। ठीक है, लखनऊ में रहता है, उसको कोई चीज पे रिसर्च करनी है, तो वो क्या कर रहा है, वो लखनऊ में एक स्पेसिफिक रीजन यानी अपने आसपास के क्षेत्र पर ही रिसर्च कर ले रहा है। वो बाहर नहीं जा रहा, लखनऊ के क्षेत्र के बाहर नहीं जा रहा, वो अपने आसपास ही, देखो यहाँ की सैंपल कोई कलेक्ट कर ले रहा है जो उसके आसपास है, ना कि वो बाहर जा रहा है।
कहीं दूसरी जगह जा रहा है सैंपल, मतलब अपनी कन्वीनियंस के आधार पे, ठीक है, वो ज़्यादा डिफिकल्टी फेस नहीं करना चाहता। एडवांटेज क्या है, बहुत जल्दी डाटा मिल जाता है बिकॉज आप अपने आसपास से ही सैंपल कलेक्ट कर लेते हो, थोड़ा खर्चा कम लगता है, इजी रहता है, प्लस आप कह लो कि इसमें कॉस्ट कम लगती है, खर्चा कम रहता है, अवेलेबल सैंपल काफ़ी आपको अच्छे से मिल जाता है, एंड रूल्स इसमें काफ़ी कम होते हैं जो कि फॉलो करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए है, सो डू अटेम्प्ट ऑल ऑफ द क्वेश्चन। निशा, वेब सैम्पलिंग मीन्स होता है कि हम जो ऑनलाइन के थ्रू हम सैंपल कलेक्ट करें, जैसे आजकल ऑनलाइन सर्वे आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और आप वहीं से फॉर्म फिल कर देते हो, आप रिसर्चर को जानते भी नहीं, वो बस आपको लिंक शेयर कर देगा किसी माध्यम से, आप इंफॉर्मेशन फिल करके उसे भेज दोगे, तो वेब सैम्पलिंग यही होता है कि हम ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के जरिए सैंपल को कलेक्ट कर रहे हैं। क्लियर निशा? ओके, हरी अप। ओके, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन विल बी आवर राइट ऑप्शन। बाय सेकंड, बिकॉज स्टेटमेंट क्या है, अपोजिट है। रिलायबिलिटी कब होगी, जब टेस्ट जो है कंसिस्टेंटली बना रहेगा, सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक रिसर्च हुई है 2021 में, तो जब वो रिसर्च दोहराई जाएगी 2030 या कभी भी उस रिसर्च को हम दोहराते हैं, तो उसका रिजल्ट कंसिस्ट आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तभी तो हम विश्वास कर पाएंगे। और वैलिडिटी मतलब होती है कि जो चीज मेज्योर करनी थी वही आप मेज्योर कर रहे हो, तो वो वैलिड माना जाएगा। क्लियर है एवरीवन? सो ये आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है कि दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड अगर इफ यू आर लाइकिंग दिस सेशन, पसंद आ रही है क्लास, तो जरूर इस क्लास को लाइक करें ताकि ढेर सारे स्टूडेंट इस क्लास से कनेक्ट हो सकें। ओके, जहां पे आप फ्यूचर के क्राइटेरिया को क्या कर रहे हो, प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि कौन सा रिसर्च ऐसा है, वैलिडिटी ऐसी है, रिसर्चर यूजेस फ्यूचर क्राइटेरियन मेजर टू रेदर देन कंटेम्प्रेरी वन, यानी कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो रिजल्ट फ्यूचर को डिपिक्ट कर सके, हम उस वैलिडिटी को यूज करते, इट विल बी प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। ठीक है, कौन सी हाँ, इट विल बी प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। अभी हम इन तीनों को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आगे इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप एवरीबॉडी। हाँ, वैलिडिटी पढ़ के जाना है, सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से वैलिडिटी पढ़ के जाना है। ओके, किसी भी थ्योरी से क्या किया जा रहा है, हाइपोथेसिस को निकाला जा रहा है, डिड्यूस किया जा रहा है, ठीक है, निकाला जा रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव वैलिडिटी। क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव वैलिडिटी मींस कि दोबारा से निर्माण करना, दोबारा से निर्माण करना, ठीक है, थ्योरी से हाइपोथेसिस डिड्यूस किया जा रहा है, जो भी रेलेवेंट है उसको हम कंस्ट्रक्टिव वैलिडिटी कहेंगे। फेस वैलिडिटी तब होगा डियर स्टूडेंट, जब आपने क्या किया है, जो चीज मेज्योर करनी थी उस चीज को मेज्योर किया है, ठीक है, जो चीज मेज्योर करनी थी उस चीज को मेज्योर किया है। कंकरेंट वैलिडिटी मींस कि आपका टेस्ट कैसा होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड है, मौजूदा स्टैंडर्ड है, उससे आप कह लो कि कोरिलेट होना चाहिए, ठीक है। प्रिडिक्टिव क्या होता है, आपका जो रिजल्ट है वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहा है, उसको हम प्रिडिक्टिव कहते हैं। एंड कंस्ट्रक्ट अभी जस्ट हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन्वायरमेंट के क्वेश्चन, हाँ अंकित, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन कल हम सॉल्व करेंगे, कल की क्लास में इन्वायरमेंट के क्वेश्चन होंगे। ओके, हरी अप। Everyone, what will be our right option here? ICT एप्लीकेशन गूगल फॉर्म, आप सर्वे क्रिएट करना है यूजिंग द गूगल फॉर्म, ठीक है, ऑल ऑफ यू। सो आपका ए विल बी आवर राइट ऑप्शन। कैसे ए? पहले हम ये सिलेक्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन कैसे होगा। ओपन एंडेड क्वेश्चन है, क्लोज क्वेश्चन है, डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है, कैसा हमारा क्वेश्चन टाइप होगा उसको हम क्रिएट करते हैं। फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन जो मैंडेटरी है, जैसे अगर कोई टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर को आप ऑप्शनल कर देते हो, तो जो चीजें मैंडेटरी है, जरूरी है, उस पे आप क्या करते हो, उसको आप इंपॉर्टेंट की लिस्ट में डालते हो, जो ऑप्शनल है उसको साइड करते हो। तो ये आपको दूसरे नंबर पे चूज करना है। फिर क्या करना है, आपने अपने सर्वे को नाम दे दिया और उसको फिर सेव कर लिया। फिर क्या करना है, फिर उसके बाद आपने सारी सेटिंग देख ली कि हाँ जो मैंने सर्वे बनाया है उसकी सारी सेटिंग एप्रोप्रिएट है। फिर जब आपने उसको रीचेक कर लिया तो उसके बाद आपने अपने जो भी रेस्पोंडेंट है उनको उनके साथ शेयर कर दिया अपने सर्वे फॉर्म को। क्लियर है? फिर वो भरेंगे, उसके बाद फीडबैक जो भी हो बाद का प्रोसेस है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा। क्लियर? क्लियर एवरीबडी? नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट ये क्लास होगी आपके लिए। इन केस आपको अगर ये ना दिख रहा हो क्वेश्चन तो फोन आप अपना फुल स्क्रीन कर लीजिए, बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। वेरी गुड, फर्स्ट ऑप्शन विल बी आवर राइट ऑप्शन। रैंडम सैम्पलिंग मे बी नॉट प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी इन केस ऑफ रेयर काइंड ऑफ पॉपुलेशन। अगर कोई पॉपुलेशन बहुत रेयर है यानी कि बहुत कम है, जैसे इंडिजिनियस हम पॉपुलेशन पढ़ते हैं जो संख्या में बहुत कम है, ठीक है, उसके लिए रैंडम सैम्पलिंग कैसे चूज कर सकते हो? रैंडम सैम्पलिंग तो एक लॉटरी सिस्टम है ना, जहां पे बहुत सारी ऑडियंस हो और हम कंफ्यूज, हम कैसे उनको सेलेक्ट करें। फिर हम क्या करते हैं, ऐसे ऑडियंस है और हम लॉटरी सिस्टम अपनाते हैं, किसी को भी ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये तब होती है जब बहुत सारे लोग हो, बहुत सारी पॉपुलेशन हो, लेकिन कम पॉपुलेशन होती है तो रैंडम सैम्पलिंग अप्लाई नहीं हो पाएगी। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग बेटर एज कंपेयर टू सिंपल रैंडम सैंपल इफ पॉपुलेशन इज टू हेट्रोजेनस। तो आप कह लो कि अगर पॉपुलेशन हेट्रोजेनस है, मींस की पॉपुलेशन डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं, ठीक है, एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, पॉपुलेशन डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं, तब स्ट्रैटिफाइड रैंडम बेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप सिंपल रैंडम करोगे तो ये तो लॉटरी सिस्टम है, हो सकता है बार बार वही व्यक्ति आ जाए जो सेम व्यक्ति बार बार आ रहा है। तो स्ट्रैटिफाइड में क्या होगा, हम लाइन से सबको बैठाएंगे, ठीक है, लाइन से सबको बैठाएंगे, या फिर अच्छा ये तो सिस्टमैटिक होगा। स्ट्रैटिफाइड मींस क्या होता है, हम ग्रुप बना देंगे, क्या कर देंगे, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के हम ग्रुप, स्ट्रैटा यानी कि ग्रुप बनाना, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होमोजेनस ऑडियंस के हम क्या करेंगे, ग्रुप बना देंगे एंड फिर उसमें से अपना सैंपल सेलेक्ट करेंगे। क्लियर? क्लियर? हाँ, होमोजेनस होता है बेटा, हाँ बिल्कुल मधुमिता, होमोजेनस होता है आपका जो स्ट्रैटिफाइड होता है। मगर डियर स्टूडेंट्स, इसमें ये देखो आप कि होमोजेनस ऑडियंस हम कहाँ से निकालते हैं, एक पॉपुलेशन से ही तो हम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के ग्रुप को निकालते हैं। अगर पॉपुलेशन हेट्रोजेनस है यानी कि नेचुरल फॉर्म में है तो इसको हम होमोजेनस में कन्वर्ट भी तो कर सकते हैं स्ट्रैटा बनाकर, है ना मधुमिता? अगर पॉपुलेशन हेट्रोजेनस यानी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग हैं तो हम इनको स्ट्रैटा बना के कन्वर्ट कर देंगे होमोजेनस में। क्लियर ईच एंड एवरीवन?
इसीलिए आपका सेकंड ऑप्शन भी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नहीं इतना डिफिकल्ट नहीं होता हमेशा यूजीसी नेट का, बस आपको अच्छे से एनालाइज करना आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू कार्लिंगर, गुड रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी व्हाट? आपकी रिसर्च जो आप कर रहे हो उसमें जो समस्या का चयन आप करते हो वो कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बताइए, वो कैसा होना चाहिए। ईच एंड एवरी वन। ओके, सो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, सेकंड विल बी आवर राइट ऑप्शन। प्रॉब्लम कैसी होनी चाहिए? पहले तो दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको डिस्क्राइब करना चाहिए, क्योंकि रिसर्चर की हाइपोथेसिस यही तो कहती है कि दो वेरिएबल्स के बीच में कोई डिफरेंसेस है, रिलेशनशिप है। तो आपकी समस्या का जो भी वेरिएबल आपने चूज किया है उसमें रिलेशनशिप आपको अच्छे से क्लियर करना है। फिर फिर क्या करना है? इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, यानी कि आपका जो भी रिसर्च प्रॉब्लम होना चाहिए एक क्वेश्चन के फॉर्म में होना चाहिए, एंड उसके साथ ही एम्पेरिकल टेस्टिंग के लिए वो अमीनेबल होना चाहिए। एम्पेरिकल टेस्टिंग यानी कि थ्रू द एक्सपेरिमेंट हम सच्चाई तक पहुंच पाए, ऐसी आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो होनी चाहिए, कि हम एक्सपेरिमेंट करके हम नॉलेज तक पहुंच पाए, सच्चाई की खोज कर पाए। ठीक है, सो सेकंड ऑप्शन विल बी आवर right option. Next question. Okay. So what will be our right option here, dear students? What will be our right option? Second option will be our right option. Okay. Second option will be our right option. Both the statement are true, मगर ये correct explanation नहीं है, correct explanation नहीं है। हमेशा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम क्या करते हैं, इफेक्ट क्या पड़ा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे हम उसकी जांच करते हैं। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल मैनिपुलेट करके वो हम देखते हैं। कैजुअल रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स कैन बी एस्टेब्लिश ओनली बाय एक्सपेरिमेंट मेथड। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। दोनों स्टेटमेंट तो सही है मगर एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप, सॉल्व दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, हम लोग मॉक टेस्ट सॉल्व करें पेपर 1 की, जो कि काफी बेनिफिशियल होगी आपके एग्जाम के लिए।
ओके, सो पॉजिटिज्म जो कहता है कि हम चीज़ों को प्रूव कर सकते हैं थ्रू द साइंटिफिक वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जरिए हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को, किसी भी चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। तो एपिस्टेमोलॉजिकल पोजीशन को भी आप मेज्योर करके बता सकते हो, कन्वे कर सकते हो। हाइपोथेसिस क्या है? एक तरह की ये टेंटेटिव सॉल्यूशन होती है किसी भी समस्या की, यानी कि अभी जो प्रूफ नहीं हुआ है मगर हम जिसे प्रूफ करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो इट विल बी टेंटेटिव आंसर फॉर द प्रॉब्लम। रिलायबिलिटी क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स? रिलायबिलिटी इज कंसिस्टेंसी ऑफ द स्कोर, कि अगर आपकी रिसर्च इन फ्यूचर दोहराई जाए तो रिसर्च जो है सेम आनी चाहिए, कंसिस्ट आना चाहिए। ये नहीं कि पहली बार जब आपकी रिसर्च पेश हुआ वहां पे स्केल आपको 10.5 मिल रहा है और नेक्स्ट टाइम जब रिसर्च परफॉर्म हुआ तो 10.2 आ रहा है। नहीं, रिसर्च आपकी कंसिस्ट होनी चाहिए, सेम रिजल्ट होना चाहिए, तभी विश्वसनीयता बनी रहेगी। नॉर्म एक एवरेज स्कोर है। क्लियर एवरीबडी? सो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल साइंस का ये क्वेश्चन है, प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर वेस्ट इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ व्हाट? एवरीबडी, सो इट विल बी रिमूव सॉलिड, यानी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो चीजें होती हैं उसमें हम वाटर वेस्ट के जो ऊपर सॉलिड चीजें जमी हैं पहले हम उसको क्लियर करते हैं, रिमूव करते हैं। किसी भी पानी के ऊपर जो वाटर वेस्ट के ऊपर सॉलिड चीजें हैं पहले उनको क्लियर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप, पीपल इन्वायरमेंट का ये क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, ये आप सभी के लिए। डिसीज पूछा है और उनका जो कारण है किस वजह से होता है वो पूछा है। सेकंड ऑप्शन विल बी आवर राइट ऑप्शन। मीना माता डिसीज मरकरी की वजह से होता है, ठीक है, मरकरी की वजह से मीना माता डिसीज होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, बच्चे का नीला पड़ जाना, तो ये किस वजह से? अगर नाइट्रेट के आप संपर्क में बच्चा आया है, ठीक है, वाटर अगर कंटामिनेट है, ठीक है, या नाइट्रेट के संपर्क में आया है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इटाई डिसीज क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये कैडमियम के द्वारा होता है, ठीक है, कैडमियम के द्वारा होता है। प्लस कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है? सो इट विल बी ड्यू टू लेड, ठीक है, लेड के कांटेक्ट में आने से कार्पल टनल सिंड्रोम देखने को मिलता है। क्लियर ईच एंड एवरीवन? तो सेकंड ऑप्शन विल बी आवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, सो कौन सी कमेटी या कमीशन ने रिकमेंड किया था चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम हायर एजुकेशन में? तो इट विल बी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक रिफॉर्म कमेटी ऑफ द यूजीसी। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें जो तीन तरह के क्रेडिट स्कोर कौन कौन से हैं? थ्री टाइप्स ऑफ क्रेडिट स्कोर। ओके, तो आप मुझसे कहना कि मैम कोर, कोर, इलेक्टिव एंड फाउंडेशन, हमेशा याद रखना। ओके, क्या पता आपसे एग्जाम में पूछा जाए, तो इसको आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एवरीबडी इन द इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट स्कूल, ईपीजी, पीजी यानी कि क्या, पोस्ट ग्रेजुएट होता है। यहाँ पे स्कूल में पोस्ट ग्रेजुएट कैसे आ गया, कौन है ये जो थर्ड आंसर कर रहा है, बहुत डांट पड़ेगी। गवर्नमेंट स्कूल एंड एजुकेशन ऑफिस केप्ट ऑनलाइन बाय एंड अपडेटेड बाय द पोर्टल शाला दर्पण। ठीक है, इसके जरिए शाला दर्पण की वजह से हमेशा लाइव आप कह लो अपडेट होता रहता है सारे गवर्नमेंट स्कूल एंड एजुकेशन ऑफिस में। एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ हो गए, एकेडमिक हो गए, बच्चे हो गए, इन सब के रिकॉर्ड, एकेडमिक रिकॉर्ड को अपडेट किया जाता है शाला दर्पण में। ठीक है, शाला दर्पण विल बी आवर राइट ऑप्शन। किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, हु वॉज द लॉन्चर, संजय धोत्रे। ओके, और ईपीजी पाठशाला कैसे हो गया, नाम में ही पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएट, तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट से जुड़े हुए कोर्सेस आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज नॉट क्लियर। पूजा स्क्रीन को फुल कर लो बेटा, फिर क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अभी आप इस मोड पे देख रहे हो, स्क्रीन को लैंडस्केप मोड पे कर लो, फुल कर लो। Everybody, what will be our right option in this question? Open classroom environment marked by sharing and caring by teachers and students in their interchange will be the most helpful in which level of teaching? यानी कि यहाँ पर होगी आपकी हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, यही तो वो जगह है जहाँ पे इन्वायरमेंट ओपन होता है। बच्चा क्या कर सकता है, अपनी ओपिनियन को खुद ही अच्छे से उसको मेंशन कर सकता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अप्लाई कर सकता है, खुद ही डिसाइड करता है उसको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। प्लस टीचर यहाँ पे आप कैसे रहते हैं, शेयरिंग एंड केयरिंग वाला नेचर टीचर्स का रहता है। क्लास इंडिपेंडेंट होती है। मेमोरी यानी कि जहाँ पे रोट लर्निंग आप कह लो कि रोट लर्निंग कराई जाए, टीचर ही डिसाइड करता है क्या पढ़ाना है, क्या कैसे पढ़ाना है। बच्चे का परसेप्शन डेवलप नहीं होता, बच्चा बहुत छोटा है, टीचर उसको जो बताएगा वो बच्चा करेगा। मोटिवेशन भी टीचर प्रोवाइड करता है। अंडरस्टैंडिंग इन दोनों के बीच का लेवल है, यानी कि जहां पे क्या कर रहे हैं टीचर, बच्चे के बीच में जो उन्होंने बच्चों को रटाया है उससे वो उनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, अब उनको समझा के पढ़ा रही हैं कि ये चीज ऐसी है तो ऐसी क्यों है। पहले बस रटाया जाता था, अब समझाया जा रहा है, एग्जाम्पल देके रिलेशनशिप बताया जा रहा है। क्लियर है। ऑटोनॉमस तो सबसे पहला, मेमोरी लेवल के पहले भी जब बच्चे घर में सीख रहे होते हैं तो वो ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Everyone, hurry up. What will be our right option in this question? ओके, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे किसी भी इंफॉर्मेशन को विजुअली या फिर याद करने के लिए विजुअली प्रेजेंट किया जाता है? वेरी गुड, इट विल बी डेमोन्स्ट्रेशन। किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करके। फॉर एग्जाम्पल, आपके टीचर आपको फिजिक्स लैब ले जाते थे, फिजिक्स लैब ले जाके वो क्या करते थे, डेमोन्स्ट्रेट करते थे कि कौन सी केमिकल को हम किस में मिलाएंगे जिससे रिएक्शन होगा। तो वो प्रदर्शन करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, इसके थ्रू आप लंबे समय तक किसी चीज को याद रख पाओगे। क्लियर है, लंबे समय तक याद रख पाओगे। वरन करने से याद रखना थोड़ा सा कम होगा इन कंपैरिजन टू डेमोन्स्ट्रेशन, क्योंकि विजुअलाइजेशन तो डेमोन्स्ट्रेशन में ही लगेगा जहां पे विजुअल दिया जा सके, चित्रण एक क्या किया जा सके, दृश्य, दृश्य के थ्रू आपको याद कराई जाए। इलिस्ट्रेटिव भी नहीं होगा, एक्सप्लेनेशन भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन केस क्वेश्चन क्लियर ना हो, प्लीज आप अपना स्क्रीन फुल कर लीजिए। हेलो मीना।
ओके, सो यहाँ पे वेरी गुड, जो भी स्टूडेंट कह रहे हैं ऑप्शन थर्ड होगा, दोज आर करेक्ट। इंडिविजुअल टेकिंग द टेस्ट, अगर कोई व्यक्तिगत परीक्षा हो रही है तो ये संभव है कि वो इंसान ऑब्जेक्ट को या फिर चीजों को हेर फेर करे, कंट्रोल करे, मैनिपुलेट करे, इसी को हम परफॉर्मेंस टेस्ट कहते हैं। आपकी परफॉर्मेंस कैसे टेस्ट होगी? आपको जब मैं कुछ टेस्ट पेपर दूंगी, मतलब अपने हिसाब से कुछ मैं बनाऊंगी, मैनिपुलेट करके आपको दूंगी, तभी तो मैं जांच पाऊंगी कि आप उसमें सफल हो पा रहे हो या नहीं हो पा रहे हो, है ना? तो इट विल बी परफॉर्मेंस टेस्ट। इंटरव्यू क्वांटिटेटिव नहीं होता, क्वालिटेटिव होता है, क्योंकि इंटरव्यू में हम किसी व्यक्ति के प्रोस्पेक्टिव को समझते हैं। इंटरव्यू में वो व्यक्ति चीजों को शब्दों या चित्रों के माध्यम से दर्शाता है, वर्णन करता है, प्रोस्पेक्टिव बताता है। ठीक है, क्या कर रहा है? अपना नजरिया साझा कर रहा है इंटरव्यू में। तो ये क्वांटिटेटिव कहाँ हो गया? क्वांटिटेटिव मीन्स कि ढेर सारा न्यूमेरिक डाटा लेना। ठीक है, इंटरव्यू एक तरह से क्वालिटेटिव होगा। थर्ड ऑप्शन आपका एप्रोप्रिएट है। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरीवन। सेशन अगर पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक भी जरूर कर दिया करो, ताकि टीचर को पता चल सके कि बच्चों को क्लास अच्छी लग रही है। ओके, हरी अप, यू हैव 15 सेकेंड। तो एक कंडीशन या कैरेक्टरिस्टिक्स जहां पे जो वैल्यू है उसमें चेंजेस आ रही हैं, वैल्यू में चेंज आ रहा है, डिफरेंट वैल्यू कैटेगरीज इज कॉल्ड वेरिएबल्स। यानी कि एक ऐसी एक ऐसी चीज के नाम बताइए जहां का जो आप कह लो वैल्यू है वो डिफरेंट होता जा रहा है टाइम टू टाइम, तो वो वेरिएबल ही तो है। वेरिएबल ही तो है जिसको हम नल नल हाइपोथेसिस कहता है। इन दो वेरिएबल में कोई चेंजेस नहीं है। रिसर्चर की हाइपोथेसिस कहती है वेरिएबल में चेंज है, क्योंकि वेरिएबल टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। इनका विशेषता ही यही है कि वेरिएबल्स चेंज होते रहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन इन हिंदी। जो भी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं उनके एडवांटेज आपको बतानी है। सो व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? हाँ, बी विल बी आवर करेक्ट सीक्वेंस। अगर प्रोवाइड लिमिटेड चॉइस, जनरलाइजेशन की पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करना, ऐसा नहीं है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मीन्स की क्वांटिटेटिव मेथड है एक तरह से। ठीक है, एक तरह से क्वांटिटेटिव मेथड है। क्वांटिटेटिव मीन्स कि इतना ढेर सारा न्यूमेरिक डाटा लेना है कि जनरलाइबिलिटी अच्छे से हो सके। तो पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करना स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का फीचर नहीं होगा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऑब्वियसली इसमें प्री डिटरमाइन, पूर्व निर्धारित क्वेश्चन को सेट कर दिया जाता है। एक्यूरेसी इज पॉसिबल टू अ लार्ज एक्सटेंट, बिल्कुल। स्ट्रक्चर्ड अगर क्वांटिटेटिव है तो क्वांटिटेटिव मीन्स की ऐसी तरीके से बना है कि ढेर सारे पॉपुलेशन उसको क्या कर सकते हैं, ढेर सारे हम सैंपल में उसको यूज कर सकते हैं, और वो एक्यूरेसी उसका लार्ज एक्सटेंट में बनाए रखती है। डाटा प्रोसेसिंग ईजी हो जाता है। ठीक है, मिस इंटरप्रिटेशन पॉसिबल ड्यू टू स्ट्रिक्ट इन स्टैंडर्डाइजेशन, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे काफी क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, सो यहाँ पे मिस इंटरप्रिटेशन तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, यस और नो में जहां आंसर देना है वहां मिस इंटरप्रिटेशन कैसे हो जाएगा? ठीक है, बी सी डी विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरी अप, व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? कम्युनिकेशन बैरियर क्या है?
कम्युनिकेशन बैरियर होता है आपके मैसेज में आया हुआ कोई भी इंटरफेरेंस, यानी कि जब भी आप अपने मैसेज को कन्वे कर रहे हो उसमें आया हुआ कोई भी इंटरफेयर, अगर कुछ भी इंटरफेयर करता है ऑब्स्टेकल, जैसे कि अगर आप अपना मैसेज व्हाट्सएप पे लिख रहे हो और अचानक से वाईफाई कट हो गया, डाटा पैक खत्म हो गया, तो इट विल बी कॉज टेक्निकल बैरियर, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल बैरियर हो जाएगा कि टेक्नोलॉजी ने धोखा दे दिया। आप मैसेज बोल रहे हो, सामने वाले ने इमोशनल होके मैसेज को गलत समझ लिया, तो इट विल बी नोन एज इमोशनल बैरियर, ठीक है। इमोशनल बैरियर कम्स अंडर साइकोलॉजिकल बैरियर। आप समझ रहे हो, मैसेज को समझने में कोई भी दखल, कोई भी अगर बाधा आ जाती है उसको हम बैरियर कहते हैं। रिसीवर रिस्पॉन्स टू अ मैसेज, तो ये तो फीडबैक हुआ। अ वेन्यू थ्रू विच मैसेज आर डिलीवर्ड, यानी वो माध्यम, तो माध्यम कहलाएगा, वो बाधा थोड़ी है। सर्कमस्टेंस अंडर विच कम्युनिकेशन टेक प्लेस, तो वो तो फिजिकल हो गया, तो इट विल बी थर्ड विल बी आवर राइट ऑप्शन। नॉइज भी बैरियर है मैम, बिल्कुल मीना, नॉइज भी तो बैरियर है, कहीं शोर हो रहा है वो भी बैरियर है। बैरियर के काफी प्रकार है जो कि हमने काफी बार पढ़ा है। सॉल्व दिस क्वेश्चन एवरीबडी। ओके, सो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स फोर्थ ऑप्शन विल बी आवर राइट ऑप्शन। पैसिव लिसनर, देखो दो तरह के लिसनर हमने समझा है, एक होते हैं एक्टिव लर्नर, सॉरी एक होते हैं एक्टिव लिसनर जो सारी इंफॉर्मेशन को एक्टिवली सुन रही हैं, इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट एक्टिवली कर पा रही हैं। दूसरे होते हैं पैसिव लिसनर जो एक्टिव वहां पे प्रेजेंट नहीं है, जब बातें हो रही है उनका ध्यान कहीं और ही रहता है, फुली पार्टिसिपेट कम्युनिकेशन प्रोसेस में ये नहीं कर पाते, ये तो बस ऐसे इंफॉर्मेशन को सुन रही हैं। लेकिन इनका इंटेंशन क्या होता है, उद्देश्य तो यही है कि इंफॉर्मेशन को वो सुन सके, लेकिन इंटरेक्शन, वो आप कह लो कि जब कम्युनिकेशन हो रहा होता है वो इंटरेक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते, मींस कि वो वहां पे प्रेजेंट नहीं रह पाते उस मूवमेंट में, मगर उद्देश्य यही है कि इंफॉर्मेशन को ले सके। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी भी किसी एजुकेटर की जो मैराथन क्लास होती है आप उसको ऑन करते हो, कभी कभी क्या होता है हमें नींद आने लगती है, ठीक है, हम उस इंटरेक्शन क्या करते हैं, हम उस मैराथन में फुली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते क्योंकि हमें नींद आने लगती है, मगर हमारा इंटेंशन तो यही था कि हम उस इंफॉर्मेशन को ले सके, मगर माइंड ने धोखा दे दिया, ठीक है, नींद आ रही है, इंटेंशन तो फुली था ना आपका कि हाँ आप मैराथन में पार्टिसिपेट कर पाओ, पूरी क्लास भी चला देते हो, मगर बीच बीच में आपका ध्यान भटक रहा है, आपका आप कह लो नींद आ रही है, झपकी ले लिए आप, तो इंटेंशन क्या था, उद्देश्य क्या था कि इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर सके, लेकिन हम उस आप कह लो जो इंटरेक्शन था, जो एक्टिव इंटरेक्शन होता है किसी भी स्पीकर और लिसनर के बीच में, वो उसमें आपने योगदान नहीं दे पाए, ठीक है, क्योंकि आप हो पैसिव लिसनर। क्लियर है ईच एंड एवरीवन? इसी वजह से सेकंड स्टेटमेंट आपका ट्रू है, क्योंकि इंटेंशन उनका होता है इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करना, वो तो बस थोड़ा सा ध्यान भटक जाता है, इस वजह से चीजें नहीं हो पाती। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ठाकुर, यू कैन, देयर इज एन एप्लीकेशन नोन एज अनअकैडमी एजुकेटर, तो आप वहां पर एक बार अप्लाई कर सकते हो। Hurry up. Material distributed to the audience to supplement the content of presentation is known as what? कभी भी आप कहीं भी बाहर जाते हो और वहां पे आप देखते हो कि कोई चिल्ला रहा है सेल सेल सेल, और कोई व्यक्ति आपको फिर एक मटेरियल पकड़ा देता है, एक पैम्पलेट तरह का, या हम कह ले पैम्पलेट जो होते हैं या फिर पेजेस होते हैं, पेजेस पे एडवर्टाइजमेंट लिखा होता है, तो उस मटेरियल को जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ऑडियंस को, उसको हम क्या कहते हैं, हैंड आउट कहते हैं। क्या कहते हैं, हैंड आउट कहते हैं, ठीक है, हैंड आउट्स कहते हैं। जो रिटन फॉर्म में कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाती है आपको, ठीक है, रिटन फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी जाती है उसको हैंड आउट्स कहते हैं। क्लियर ईच एंड एवरीवन? अटेंशन ग्रैबर नहीं, ध्यान खींचना वो तो फिर स्पीकर, वो तो सिर्फ बोल के भी ध्यान खींच सकते हैं, मटेरियल क्यों देना है,
बोल के भी तो ध्यान खींचा जा सकता है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करके भी तो ध्यान खींचा जा सकता है कि रास्ते में कठपुतली डांस हो गया या कोई नाटक के माध्यम से ध्यान खींच सकते हैं। मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, कोई आप कह लो हार्ड मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, सामग्री, इट विल बी हैंड आउट, पेपर पे लिखी हुई इंफॉर्मेशन नोन एज हैंड आउट। क्लियर है? क्यू कार्ड भी नहीं होगा एंड पहला ऑप्शन आपका सही होगा। एवरीबॉडी क्लियर? क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो ममता, हाउ आर यू? टाइमली सभी ज्वाइन किया करें, डेली मेरी क्लासेस होती है यूट्यूब की 2:20 PM पर एंड सेकेंड क्लास होती है 3:40 PM पर। ये यूट्यूब की टाइमिंग है। एप्लीकेशन पर मेरी फ्री क्लास होती है अनअकैडमी एप्लीकेशन पर 6:50 PM पर। तो आप इन 3 टाइम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हो। ओके, यूजर इंटरफेस क्या होता है डियर स्टूडेंट? जब भी आप कोई स्क्रीन ओपन करते हो, चाहे वो अपने लैपटॉप की ओपन कर रहे हो, फोन की ओपन कर रहे हो, आप जो स्क्रीन अपने समक्ष देखते हो, जिससे आप इंटरेक्ट करते हो, वो होता है यूजर इंटरफेस। राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ GUI। क्या है फुल फॉर्म GUI का? एवरीबॉडी, फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज अ फुल फॉर्म ऑफ GUI। क्वेश्चन भी आया था आपके पेपर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, hurry up. What will be our right option? Time is up now. It will be first option will be our right option. एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टीटास्किंग कर रहा है, इसका मतलब ये है कि एक समय पर काफी प्रोग्राम्स ऑपरेट हो पा रही हैं। एक समय पर काफी प्रोग्राम्स जो हैं ऑपरेट हो पा रही हैं। क्लियर? आई थिंक ये ए ऑप्शन बी ऑप्शन से चेंज कर दीजिए। ये वाला बी था और ये वाला ए था हिंदी का ट्रांसलेशन। आई एम सो सॉरी फॉर द एरर। सेवरल प्रोग्राम कैन बी ऑप्टेड कंकरेंटली। ठीक है, ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी डिवाइड अप टू वर्क बिटवीन सीरियल CPU। नो। मल्टीपल पीपल कहा गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग कर रहा है, मीन्स कि एक कंप्यूटर की बात हो रही है यहाँ पे, तो मल्टीपल पीपल भी नहीं होगा, इसलिए डी ऑप्शन आपका कट हो जाता है। ओके, ए विल बी आवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। The process of carrying out command known as what? कोई बात नहीं मीना, इट्स ओके। आई एम सो सॉरी फॉर द एरर। Process of carrying out the command known as what? Known as executing। ठीक है, ये टर्म आपने सुना होगा कि एग्जीक्यूट करना, परफॉर्म करना। कोई चीज हम क्या करें, कमांड को परफॉर्म कर दे रहे हैं, एग्जीक्यूट कर दे रही हैं। ठीक है, तो सी विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप। टर्मिनोलॉजी आपको पढ़ के जाना है, काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। डिफरेंट डिफरेंट टर्म से बारे में आपसे पूछा जा सकता है।
Everybody. The portion that shows all of the choice you can make while working in a window is known as. वेरी गुड, इट विल बी मेन्यू बार। यानी कि आप कोई विंडो ओपन किए हो अपने स्क्रीन पे, फिर भी फिर भी एक ऑप्शन जहां से आप क्या कर सकते हो डियर स्टूडेंट्स, जहां से आप कोई भी अपने चॉइस की चीजें ओपन कर सकते हो, इट विल बी मेन्यू बार। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो हेयर डी विल बी आवर राइट ऑप्शन। सेल्फ प्यूरिफिकेशन क्या है? वाटर खुद को स्टेबल करती है, स्टेबलाइज करती है वाटर खुद को, यानी सेल्फ प्यूरिफाई करती है वाटर खुद को। अगर आप एक समय के लिए पानी को ऐसे ही छोड़ दे, ठीक है, बिना उसमें दखल दिए, मतलब बिना दोबारा से उसको दूषित किए, हम पानी को एक लंबे समय तक ऐसे ही छोड़ दें, और पानी ही क्यों, एयर को, ठीक है, हम ऐसे ही लंबे समय तक छोड़ दें, और एयर ही क्यों, सॉइल को भी, यानी कि हमारे जो पंच तत्व हैं, हमारे जो मौजूद है हमारे ग्लोब में पंच तत्व, उसको हम ऐसे ही छोड़ दें कुछ समय तक, तो वो सेल्फ प्यूरिफाई हो जाते हैं। तो अगर वाटर बॉडी सेल्फ प्यूरिफाई हो रही है, तो लास्ट में उसके पास क्या बच जाता है? जो ऐसी चीजें जो डिग्रेडेबल नहीं हो रही है, जो डीकम्पोज नहीं हो पा रही, वो केमिकल उसके पास बच जाएंगे, और जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, नॉन पैथोजेनिक, वो भी उसके पास बच जाएंगे, क्योंकि ये सब डीकम्पोज नहीं हो पाते हैं। इसलिए फोर्थ ऑप्शन विल बी आवर राइट ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप। काफी इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है, सो जरूर अटेम्प्ट करिए, डेली हम मॉक टेस्ट यहाँ पे करवाते हैं। किट्टो हैचिको मूवमेंट क्या था? ओके, सो व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन ही सही है, क्योंकि ये एक तरह का नॉन वॉयलेंट था, मतलब इसमें कोई वॉयलेंट नहीं था, ठीक है, मारपीट वाला जैसा कुछ नहीं था, ये बस लोग क्या करते थे, शांतिपूर्वक ये मूवमेंट चलाए थे। लेकिन कब चला था ये? 1984 में नहीं, 1987 में चला था। इस मूवमेंट में क्या हुआ था डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कर्नाटका को, ठीक है, कर्नाटका जो गवर्नमेंट थी, वहां पर क्या किया, उन्होंने कुछ जमीन ऑर्गेनाइज, कुछ जमीन जो थी इंडस्ट्री को दे दी, ये कह के कि उस जमीन पे हम क्या करेंगे, पेपर पल्प इंडस्ट्री ओपन करेंगे, पेपर पल्प इंडस्ट्री ओपन करेंगे। तो कर्नाटका के लोगों ने क्या किया उस मूवमेंट में, वहां पे प्लग जो ऑलरेडी लगे थे, इनकैल्पिटस प्लांट लगे थे, उसको उखाड़ के उन्होंने, जो आप कह लो कि ऐसे पेड़ को लगाया जो थोड़े काम आ सके, जैसे फल फूल वाले पेड़ को उन्होंने लगाया जो उनके काम आ सके। तो ये था नॉन वॉयलेंट मूवमेंट, कर्नाटका में हुआ था ये। एंड कब हुआ था? 1984 में नहीं, 1987 में। क्लियर? ओके, सो ओनली थर्ड ऑप्शन विल बी आवर राइट ऑप्शन। पीपल इन्वायरमेंट जरूर पढ़ के जाएं, काफी स्कोरिंग क्वेश्चन वहां से भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
Okay, hurry up. What will be our right option? Okay, so my dear students, यहाँ पे आपका second option will be our right option. ठीक है, second option will be our absolutely right option. Why? All India Council for Technical Education ये क्या करता है dear students? It is for annual refresher program in teaching and फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन. ये क्या करता है? एनुअली प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है टीचिंग फैकल्टी एंड इंजीनियरिंग जो भी यूनिवर्सिटीज है, संस्था है, वहाँ के लिए. प्लस जो इग्नू है डियर स्टूडेंट्स, इग्नू फॉर आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स जो हमारे ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, ठीक है, वहाँ उसके लिए है इग्नू. यूजीसी क्या है? यूजीसी आपका फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन. क्लियर? एंड यहाँ पे सीईसी क्या है डियर स्टूडेंट्स? सीईसी फॉर अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन. क्लियर एवरीबडी? Is there any doubt? Okay, next question. CEC का फुल फॉर्म है कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन. ओके, एंड इस्टेब्लिश हुआ था 1993 में. Hurry up, solve this question. National Repository of Open Educational Resources managed by किसके द्वारा मैनेज की जाती है? Everybody. It is managed by Central Institute of Educational Technology and NCERT के द्वारा. जो भी नेशनल रेपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेस होते हैं, इनके द्वारा मैनेज किया जाता है. क्लियर एवरीबडी? ओके, लॉन्च कब हुआ था? 2013 में इसको लॉन्च किया गया था. ठीक है, 2013 में इसको लॉन्च किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. किसके पास ये पावर है, अथॉरिटी है कि वो डॉक्यूमेंट पे साइन कर सकते हैं, उस डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट बना सकते हैं, रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ यूनिवर्सिटी? हरी अप. वेरी गुड, वेरी गुड एवरीबडी. सो रजिस्ट्रार के पास ये ऑफिस है. ठीक है, रजिस्ट्रार जो होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के, उनके पास ये आप कह लो कि अथॉरिटी है कि डॉक्यूमेंट को वो क्या कर सकते हैं, उस पर साइन कर सकते हैं, रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट बता सकते हैं, या फिर डिफॉल्ट उसको आप कह लो कि डिफॉल्टर भी बता सकते हैं. ठीक है, रजिस्ट्रार विल बी आवर राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Hurry up, we have lots of question and there is very less time we have. So solve this question फटाफट. The main goal of increase the discipline in the classroom is what? हाँ, सो कक्षा में अनुशासन बढ़ाने का मुख्य लक्ष्य है कि बच्चे सेल्फ डिसिप्लिन कर सके. ठीक है, अगर कक्षा में बच्चे क्या करते हैं, देख के अनुसरण करते हैं, किसी चीज को देख के उसकी नकल करते हैं. अगर क्लास ही डिसिप्लिन रहेगी तो बच्चे के अंदर भी डिसिप्लिन आने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी. ठीक है, अगर हम जिस घर में रह रहे हैं वो घर अगर स्पिरिचुअल हुआ तो हमारे अंदर भी तो स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी. अगर घर में डिसिप्लिन है तो हमारे अंदर भी अनुशासन बढ़ेगा. वैसे ही आपका क्लासरूम, जो किसी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, वो क्लासरूम भी तो उनका घर जैसा है या एक मंदिर है, शिक्षा का मंदिर है. अगर क्लासरूम में डिसिप्लिन होगा तो बच्चे के अंदर भी तो डिसिप्लिन आएगा. ठीक है, सो आपका फोर्थ ऑप्शन विल बी आवर मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर. फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाने के लिए डिसिप्लिन और आप कह लो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरह की एजुकेशन को शामिल किया जाता है. बिहेवियर अच्छा हो बच्चों का, हाँ ये भी अच्छी चीज है. पीस एंड ऑर्डर बनाना ये भी अच्छी चीज है, मगर ये जो फोर्थ ऑप्शन है मोस्ट एप्रोप्रिएट है. ठीक है, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हरी अप. एंड नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें भी हम मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट क्लास है मेरी 3:40 PM पर, उसमें भी हम
मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। अडल्ट लर्नर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? एवरीबडी। ओके, सो व्हाट विल बी आवर राइट आंसर हेयर? नो 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 नो, थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, यूजीसी नेट, यही आप कह लो कि कभी कभी बच्चे को लगता है क्वेश्चन इजी है, मगर वो क्वेश्चन इजी नहीं होता। अडल्ट लर्नर यानी कि ऐसा बच्चा जो आप कह लो टीनेज से ऊपर आ चुका है, टीनेज से ग्रुप से ऊपर आ चुका है। इनमें फिजियोलॉजिकल ग्रोथ, तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है। अगर हम ए के ऑप्शन में जाएं तो सिर्फ ए और बी ही दिया है, बाकी में ए ऑप्शन है ही नहीं, इसीलिए ए ऑप्शन को कट करना होगा। शारीरिक विकास तो होता ही है बच्चे में, लेकिन अभी के लिए ए ऑप्शन कट कर देते क्योंकि यहाँ पे ए ऑप्शन बाकी के ऑप्शन में नहीं है। इंक्रीज फोकस ऑफ एक्टिविटी विथ पीयर ग्रुप, समूह के साथ गतिविधि बढ़ना नहीं। अडल्ट लर्नर खुद को आइसोलेट करता है, अकेले रहना पसंद करता है, क्योंकि धीरे धीरे वो जानता है कि समाज उसी को रिस्पेक्ट करता है जो खुद को इस्टेब्लिश कर चुका है। एक अडल्ट लर्नर ग्रुप से बचता है, वो अकेले आइसोलेट रहना पसंद करता है। अडल्ट लर्नर की बात हो रही है, टीनेज की नहीं, जो भाई जितने ग्रुप उतने अच्छे, ऐसे वाले बच्चों की बात नहीं हो रही। एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल, बिल्कुल। बच्चा क्या करता है, बच्चा खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, कंट्रोलिंग सीखता है कि खुद को हम कैसे कंट्रोल कर सकें, अडल्ट लर्नर की विशेषता है। प्लस एबिलिटी टू एक्ट रैशनली, यानी कि तर्क संगत रूप में कार्य करने की क्षमता। रैशनली तर्क संगत करना, ठीक है, बात बात पे तर्क करना, लॉजिक को ढूंढना, कोई भी बातचीत हो रही है उसमें लॉजिक ढूंढना, ठीक है, बिना लॉजिक की बात ना करना, ये अडल्ट लर्नर की पहचान है। लर्निंग टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द गाइडेंस एंड कंट्रोल, क्या जो अडल्ट लर्नर है वो बड़ों के पास बैठ के मार्गदर्शन नहीं लेते? आप मुझे बताओ, आप सभी अडल्ट लर्नर हो, क्या आप सभी को गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ती? आप क्यों टीचर के पास जाते हो, अपने माता पिता के पास बैठते हो कि वो आपको कुछ सिखा सके जिंदगी में? आप समझ रहे हो? अडल्ट लर्नर लर्न करते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ गाइडेंस एंड कंट्रोल, तो ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, क्योंकि टीन एज हमेशा आपके लोग कंट्रोल से बाहर जाना चाहते हैं। जो टीन एज बच्चे हैं, जो ना अभी अडल्ट हुए हैं ना भी उनमें बचपना गया है, उनको कंट्रोल करना पसंद नहीं है, उन्हें कोई बड़ा कंट्रोल करे उन्हें पसंद नहीं है। लेकिन जो अडल्ट होते हैं वो अपने माता पिता के साथ बैठते हैं, टीचर के साथ बैठते हैं, उनके मार्गदर्शन को लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इन्होंने सबसे ज्यादा दुनिया देखी है, इनसे ज्यादा अच्छी नॉलेज मुझे और कोई नहीं देगा। क्लियर है? तो इसीलिए आपका ई ऑप्शन नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। ओके, कौन कौन एग्री करता है? ठीक है, यूजीसी नेट के हिसाब से थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, everybody solve this question, we have very less time। and स्वयं प्लेटफॉर्म डेवलप बाय, किसके द्वारा स्वयं प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड, जो प्लेटफॉर्म है किसके द्वारा? और पहले तो मुझे बताओ कब डेवलप किया गया? क्या 2017 में इसको डेवलप किया गया? एम आई राइट और रॉन्ग? तो डेवलप किया गया इसको किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेज डेवलपमेंट
एंड नैपटेल एंड IIT मद्रास विद द हेल्प ऑफ गूगल। इसके द्वारा आपके जो स्वयं है उसको डेवलप किया गया। क्लियर? थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। ओके, चलो सॉल्व दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी। ओके एवरीवन, ओके किसी भी वेरिएबल्स को रिसर्चर क्या करता है, मैच करता है ताकि अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन को वो एलिमिनेट कर सके। हाँ, फटाफट आंसर करो। द वेरिएबल रिसर्चर मैच टू एलिमिनेट इट एज एन अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन इज कॉल्ड मैचिंग वेरिएबल। मैचिंग वेरिएबल, ठीक है। क्या किया जा रहा है, रिसर्चर मैच कर रहा है किसी वेरिएबल को ताकि हम एलिमिनेट कर सके अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन को। इट विल बी नोन एज मैचिंग वेरिएबल। ओके, चलो काफी क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किया। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में बेनिफिशियल हो सके। एंड डियर स्टूडेंट्स, इट इज योर होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है एंड इसका आंसर कहाँ करना है, क्लास एंड होने के बाद ऑफलाइन कमेंट में यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, ऑफलाइन कमेंट में। और जो भी आंसर, जो भी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, कल हम उनका नाम मेंशन करेंगे अपने क्लास में। सो जरूर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ऐसा इंटरव्यू जहां पे क्वेश्चन जो है पहले से ही प्रिपेयर किया गया है, ऐसा इंटरव्यू जहां पे क्वेश्चन पहले से ही प्रिपेयर किया गया, यानी कि पूर्व निर्धारित किया गया है, ठीक है। उस इंटरव्यू को हम क्या कहेंगे? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। यहाँ पे इसका आंसर नहीं करना, ऑफलाइन कमेंट में आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। डियर स्टूडेंट्स, अनअकैडमी पे काफी वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑफर आते रहते हैं जहां पे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, जिस भी मंथ की सब्सक्रिप्शन लेना हो आपको, JT कैपिटल लेटर में JT नेट कोड यूज करोगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस कोड के थ्रू पेपर 1, पेपर 2 सभी टीचर्स को आप देख सकोगे, ठीक है। सभी टीचर्स को आप देख सकोगे इस कोड के थ्रू और मैक्सिमम डिस्काउंट आप पा सकोगे। किसी भी प्रकार का आपका क्वेश्चन हो, कमेंट हो, फीडबैक हो तो जल्दी से मुझे बताएं। एंड डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। PDF अगर डाउनलोड करना हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक है, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हो, PDF वहां मिलेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें क्लास को। एंड डियर स्टूडेंट्स, मेरी नेक्स्ट क्लास होगी, डेली मेरी क्लास होती है। पहले तो मैं आपको टाइमिंग बता देती हूँ। डेली मेरी क्लास 3 बार होती है। पहली बार कब होती है? 2:20 PM। दूसरी बार होती है 3:40 PM। ये दोनों YouTube की क्लास है। एप्लीकेशन पे मेरी फ्री क्लास होती है 6:50 PM। एप्लीकेशन पे, अनअकैडमी एप्लीकेशन जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिला है, फ्री क्लास होती है। इसमें हम मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं एप्लीकेशन पर। ओके, सो डू जॉइन मी ऑन एप्लीकेशन एज वेल। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी किसी भी प्रकार का कमेंट हो, फीडबैक हो, जरूर मेंशन करें ऑफलाइन कमेंट में। हम मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। जय हिंद, जय भारत।